नमस्कार दोस्तों, कई दिन से हमारे किसान फार्मर बिल 2020 जो कि कैबिनेट में पास हुआ था उससे परेशान हैं। सरकार का कहना है इस बिल से किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं ये बिल उनके खिलाफ है। देश के बहुत सारे किसान अपना ट्रैक्टर ले जाकर के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सोचिए ये हमारे देश के लिए कितनी गर्व की बात है कि अब किसान अपना ट्रैक्टर ले जाकर के एक बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही कर सकते हैं, और अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा के ही हैं। तो आखिर क्यों पंजाब और हरियाणा के किसानों को इस बिल से प्रॉब्लम हो रही है? ज़्यादातर एपीएमसी भी वही हैं, यानी हमारे देश में जो टोटल लाभ मिलता है एपीएमसी का, उसका 88% कंट्रीब्यूशन पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही होता है। और उनके मुताबिक इस न्यू बिल के आने के बाद एपीएमसी खत्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार ने इस बिल को क्यों पास कराया है और क्या वाकई में इस बिल के आने के बाद एपीएमसी खत्म हो जाएगी। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि एपीएमसी की शुरुआत किस तरह से हुई थी, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस न्यू बिल में क्या क्या नई नई चीज़ें शामिल की गई हैं। 1947 में एपीएमसी का वजूद सामने आया। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और एपीएमसी बनाने का असल मकसद यही था कि किसानों का बचाव हो सके। जमींदारी सिस्टम से किसानों को बचाने के लिए ही एपीएमसी बनाया गया था। पहले होता क्या था कि जो बड़े बड़े लोग होते थे वो किसानों को से उनकी फसल कम कीमत पर ले लिया करते थे, लेकिन एपीएमसी के आने के बाद अब किसानों का जो पहला फसल होता था वो किसान कहीं नहीं बेच सकता था सिवाय एपीएमसी के। अब एपीएमसी में किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। सबसे पहला ये कि एपीएमसी में किसानों का जो फसल होता था उसका ऑक्शन कराया जाता था, यानी बोली लगाई जाती थी। तो इस तरह से किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलता था। और साथ ही साथ एपीएमसी में बहुत सारे शॉप्स होते थे जहां पर किसान अपनी फसलों को इजीली से बेच सकता था। और इसके अलावा एपीएमसी में एक कमीशन एजेंट होता था जो किसानों को उनकी फसल बेचने में उनकी मदद करता था, और यहाँ पर वो किसानों से 2.5 से 3% तक का जो है कमीशन वसूलता था। अब बहुत सारे किसान फैमिली ने ये किया कि जो कमीशन एजेंट होता है वो घर के किसी फर्द को ही बना दिया। तो ऐसे में उनको ये फायदा हुआ कि एक ट्रस्ट सा बन गया उनका कि घर का आदमी है तो उनकी फसल को अच्छी खासी कीमत पर वो सेल करेगा, और जो 2.5 से 3% का कमीशन एजेंट चार्ज है वो भी घूम फिर कर उनकी ही फैमिली में आ जाएगा। लेकिन एपीएमसी का सबसे अच्छा फायदा ये था कि वहाँ पर जो ट्रेड होता था, सारी चीज़ें होती थी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता था ताकि किसी भी तरह से किसानों को ठगा ना जा सके, उनसे फ्रॉड ना किया जा सके। और अंत में एपीएमसी में किसानों को एमएसपी भी प्रोवाइड की जाती थी, यानी उनके जो फसल होते थे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी दिया जाता था। तो ये था एपीएमसी का फायदा। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये कि किसानों को उनकी फसल का 2.5 से 3% कमीशन एजेंट को देना पड़ जाता था, क्योंकि सभी जो कमीशन एजेंट होते थे वो किसानों के फैमिली मेंबर्स तो नहीं होते थे। इसके अलावा किसानों का जो फसल होता था उस पर फीस और सेस लगा दिया गया, और इसके जरिए किसानों का जो एक्सपेंसेस होता था, जो लागत होता था, वो बढ़ गया। और एपीएमसी मार्केट एक मोनोपोली मार्केट बन गया, जहां पर अब किसान एपीएमसी को छोड़कर अपनी फसल को कहीं पर भी बेच नहीं सकता है। और यहां पर किसानों का कार्टेलाइजेशन स्टार्ट हो गया। एपीएमसी में बहुत सारे कार्टेल्स बन गए, और अब किसान जब भी अपनी फसल को बेचने एपीएमसी में जाता तो वहां पर एक ग्रुपिंग कर लिया जाता कि हमें किसानों की फसल को 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। और अब किसानों का फसल जो उसको 20 रुपये मिल सकता था, उसे मजबूरन इन कार्टेल्स के जरिए 10 रुपये में ही खरीदा जाता था, और वही फसल हमारे तक आते आते 40 रुपये की हो जाती थी। और चूंकि मोनोपोली मार्केट बन गया था एपीएमसी मार्केट, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स ने भी एंट्री मार ली, और एपीएमसी का जो बोर्ड होता था, जो मैनेजमेंट होता था, वो पॉलिटिकल पर्सन बन गया। और इस तरह से एक बार फिर से एपीएमसी में भी किसानों को लूटा जाने लगा। इसका सुधार करने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मॉडर्न एपीएमसी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर ये स्टेट वाइज लागू हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट को एक अधिकार मिल गया कि वो डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस और प्राइवेट मार्केट लाइसेंस इशू कर सकती है। ये जो एक्ट था वो दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार जैसी शहरों में लागू हुआ। और महाराष्ट्र में जब विलासराव देशमुख की सरकार थी तो उन्होंने इस एक्ट को काफ़ी अच्छे से महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया, और उस वक्त महाराष्ट्र में 18 प्राइवेट मार्केट लाइसेंस को इशू किया गया। प्राइवेट जो मार्केट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर देखरेख उसकी होती थी, और 1100 डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस इशू किए गए महाराष्ट्र में। डायरेक्ट मार्केट जो लाइसेंस होता था वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता था, फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश, ग्रोफर्स जैसी कंपनियों को। लेकिन डीएमएल लेने के लिए यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि अगर आपके पास 5 एकड़ की ज़मीन है तभी आपको डीएमएल का लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और यहाँ पर डीएमएल आने के बाद
किसानों को जो फायदा हुआ ये हुआ कि अगर कोई किसान दुर्गापुर में रहता है और वो अपनी किसान को कोलकाता में बेचना चाहता है तो यहाँ पर वो काफ़ी उसको ट्रेवल का एक्सपेंसेस उठाना पड़ेगा, खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको दुर्गापुर में ही एक डीएमएल मिल जाए जहाँ पर वो अपनी फसल को ईजिली बेच दे तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और अगर हम 2019 में महाराष्ट्र की फिगर को देखें तो 2019 में एपीएमसी से महाराष्ट्र में 4,800 करोड़ का जो है प्रॉफिट देखने को मिला। तो वहीं पर डीएमएल और प्राइवेट मार्केट लाइसेंस से 1100 करोड़ का जो है मुनाफा देखने को मिला। तो ये जो महाराष्ट्र में ये जो एक्ट सक्सेसफुल हुआ है इसका रीजन यही है कि एपीएमसी और एपीएमसी के बाहर जो ट्रेड एरिया होता है दोनों में सेम टैक्स अप्लाई किया जाता है ताकि एक बराबर का कंपटीशन हमें दोनों जगह देखने को मिले, तभी जो है ये महाराष्ट्र में ये एक्ट सक्सेसफुल हुआ है। 2006 में बिहार में एपीएमसी को बंद कर दिया गया और इसका मेन रीजन ये था कि बिहार का जो एपीएमसी मॉड्यूल था उसमें जो पेमेंट आता था वो 3 से 4 महीना लेट पेमेंट किया जाता था। हालांकि एपीएमसी एक्ट में यह है कि किसानों को आपको 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देना पड़ेगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि एपीएमसी का जो बोर्ड होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पर्सन हुआ करता था, तो ऐसा काम तो किया ही जा सकता है। इसके अलावा वहां पर किसानों के फसलों पर भारी भरकम फीस लगती थी और कमीशन एजेंट को अलग से पे करना पड़ता था। उसके अलावा किसानों को टैक्स भी भरना पड़ता था। तो देखा जाए तो 12 से 13% जो है किसानों को टैक्स लगा दिया जाता था और पेमेंट भी 3-4 महीना बाद आती थी। तो वहां पर यह होने लगा कि किसान एमएसपी से नीचे ही अपनी किसानों को अपनी फसलों को बेचने लगे। फॉर एग्जांपल अगर फी क्विंटल फसल का जो दाम है वो 2,000 रुपये तय किया गया है तो यहाँ पर किसान अब क्या करते थे, वहाँ 1600, 1700, 1800 जैसा दाम मिले वो बेचकर निकल जाते थे। और ऐसा वहाँ अक्सर देखा जाने लगा कि छोटा किसान बड़े किसान को अपनी फसल बेच करके निकल जाया करता था। इन सब झाड़ी झंझटों से बचने के लिए, 3-4 महीना लेट पेमेंट से बचने के लिए वो एमएसपी से नीचे ही अपनी फसल को बेच दिया करता था। इसीलिए बिहार में एपीएमसी एक्ट को जो है बंद कर दिया गया। इस पहले बिल के आने के बाद अगर इसके फायदे की बात करें तो अगर ये बिल लागू होता है तो जो बिजनेस टू बिजनेस पॉसिबिलिटीज है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी और जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा, जहां पर अब किसान एक स्टेट से बाहर निकलकर दूसरे स्टेट में भी अपनी फसल को डायरेक्टली बेच पाएगा और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की जाने लगेंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर किसानों को एक बेटर कंपटीशन मिलने लगेगा, जहाँ पर उनके लिए एक कई सारे स्कोप खुल जाएंगे कि यहाँ पर कम मिल रहा है तो वहाँ बेच देंगे, दिल्ली में कम मिल रहा है तो हम जो है केरला में बेच पाएंगे। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो ट्रेवल का एक्सपेंसेस है वो किसानों को खुद उठाना पड़ेगा। और अगर इस बिल को एक लाइन में बयान करना चाहें तो इस बिल का सिंपल लॉजिक यही है कि जब कपड़ा वाला अपने कपड़ों को पूरे देश में बेच सकता है, बिहार का बर्तन वाला अपने बर्तन को पूरे देश में बिक्री कर सकता है, तो फिर किसान क्यों नहीं अपनी फसल को पूरे देश में बेच सकता है। वहीं अगर हम बात करें इस बिल की डीमेरिट्स पॉइंट्स की, प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि इस बिल में यह कहा गया है कि एपीएमसी के बाहर जो ट्रेड एरिया होता है, यानी किसान अगर एपीएमसी के बाहर अपने फसल को किसी भी प्राइवेट कंपनी को बेचता है तो यहाँ पर उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स, कोई सेस नहीं लगाया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एपीएमसी में किसानों को टैक्स पे करना पड़ता था, तो यहाँ पर अब किसान बेवकूफ़ हैं जो एपीएमसी मंडी में जाएंगे अपनी फसलों को बेचने के लिए, वो डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपनी फसल को बेच देंगे। तो यहाँ पर एपीएमसी का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, जहाँ पर एपीएमसी में लाखों मजदूर काम करते हैं, लाखों कमीशन एजेंट जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर एपीएमसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, जहाँ पर एपीएमसी में आप टैक्स ले रहे हैं और एपीएमसी के बाहर प्राइवेट कंपनी को अगर किसान बेच रहा है तो वहाँ पर टैक्स नहीं ले रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई भी जुडिशियल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो किसानों को एसडीएम या फिर कलेक्टर के पास भेजा जा रहा है, और अगर कलेक्टर या एसडीएम करप्ट निकल जाए तो क्या होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एसडीएम और कलेक्टर को खरीदना जो है कितना आसान है। तो यहाँ पर कोई जुडिशियल सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी सिक्योरिटी के लिए जो है किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा कि अगर प्राइवेट कंपनी किसी भी कलेक्टर या एसडीएम को खरीद लेती हैं तो ये किसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगा। और जो तीसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं दिया गया है। एक नॉर्मल पैन कार्ड के जरिए कोई भी शख्स किसानों से उनकी फसल को डायरेक्टली खरीद सकता है। तो यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि एक पैन कार्ड, फेक पैन कार्ड बनाना कितना आसान है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं रखा गया है, एक पैन कार्ड के जरिए ही आप फसल खरीद लेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस बिल की। अब बात करें सॉल्यूशन की कि गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन करना चाहिए इस बिल में, तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि एपीएमसी मंडी और एपीएमसी मंडी के बाहर जो प्राइवेट मार्केट होगा
वहाँ पर आप दोनों को जो है सेम टैक्स लागू करें, ताकि जो है एक सेम लेवल ऑफ प्लेइंग दोनों को मिले। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि आप एपीएमसी में टैक्स लागू कर रहे हैं किसानों की फसलों पर और जो एपीएमसी के बाहर प्राइवेट मार्केट है उसे टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आप किसानों को ओपनली ये अनाउंस कर रहे हैं कि भाई आप अपनी फसल को एपीएमसी में ना बेचें, डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी को बेच दे, क्योंकि वहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एपीएमसी का फ्यूचर होगा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि एपीएमसी में लाखों मजदूर काम करते हैं, लाखों जो है कमीशन एजेंट काम करते हैं, तो उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो जो एक मार्केट है उसका एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा आप इस तरह का बिल अगर पास करते हैं। और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि यहाँ पर एक जुडिशियल इंटरवेंशन होना चाहिए। आर्टिकल 323 में जो ट्राइब्यूनल है, नेशनल एग्रीकल्चर ट्राइब्यूनल, उसे यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ये जो ट्राइब्यूनल है दरअसल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जहाँ पर 2 वीक्स के अंदर जजमेंट देखने को हमें मिल जाता है। ये जो ट्राइब्यूनल है दरअसल काम इस तरह से करता है कि कुछ लोग होते हैं जुडिशियरी की तरफ से यानी कोर्ट की तरफ से, और कुछ लोग होते हैं लोकल एग्रीकल्चर पर्सन, जो दोनों मिलकर जो है किसानों का जो डिस्प्यूट होता है उसको सुनते हैं और 2 वीक्स के अंदर अपना जजमेंट देते हैं। और अगर 2 वीक्स के अंदर ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हुआ तो दोनों पक्ष की सहमति के साथ ये जो मामला है वो हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंपल पैन कार्ड के आधार कार्ड पर कोई भी किसान से उनकी फसल खरीद लेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे हमें ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट बनाने में जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उस तरह से एक वेरिफिकेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को।